लॉन्ग हिंगशू ने चमकती आंखों से कहा, ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ एक सामान्य शिक्षक पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए चलिए 5 मौजूदा कक्षाओं के अलावा एक विशेष कक्षा स्थापित करते हैं। इस कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों को अकादमी के सबसे शक्तिशाली शिक्षक द्वारा मध्य विभाग से लेकर उच्च विभाग तक मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस तरह वे कम से कम 8 नहीं 9 वर्षों तक अकादमी में रहेंगे। यदि हम उन्हें सही दिशा दें तो हमारी ईस्ट सी अकादमी का उज्जवल भविष्य बस कुछ ही कदम दूर होगा। यू झेन ने कुछ देर सोचा। उसे मानना पड़ा कि लॉन्ग हिंगशू की बातें उसे प्रभावित कर रही थीं। प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए एक विशेष कक्षा जो पूरी अकादमी के संसाधनों से समर्थित हो। इस वर्ष के नए छात्रों और उनकी अनोखी प्रतिभाओं के साथ ये प्रस्ताव भविष्य में अकादमी को सचमुच चमकने का अवसर दे सकता था। यदि ऐसा हुआ तो अकादमी और भी अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित कर पाएगी। वो उन प्रमुख शहरों की प्रथम श्रेणी अकादमियों से ईर्ष्या करता था जो पूरे फेडरेशन से छात्रों को आकर्षित कर सकती थीं। यही वो कारण था कि मजबूत हमेशा और मजबूत होते जाते थे। हालांकि ईस्ट सी अकादमी एक बड़े समुद्री संसाधनों से समृद्ध शहर में थी, फिर भी महाद्वीप के कोने में स्थित होने और आसपास के भूभाग की प्रकृति के कारण कई छात्र यहां आने से हिचकिचाते थे। संपूर्ण महाद्वीप की अन्य अकादमियों से तुलना करने पर ईस्ट सी अकादमी को केवल निम्न मध्यम स्तर की माना जा सकती थी। इसमें कोई विशेषता नहीं थी। शायद इस वर्ष के नए छात्र सचमुच उनके लिए एक मोड़ साबित होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, कौन सा शिक्षक सबसे उपयुक्त होगा? इस योजना को लागू करना आसान था, परंतु विशेष कक्षा की स्थापना का मतलब था कि अकादमी को अपनी सारी ताकत उस कक्षा को विकसित करने में लगानी होगी। लॉन्ग हिंगशू ने बिना किसी झिझक के कहा, चलो शिक्षक वू झांगकोंग को इस कक्षा का प्रभारी बनाते हैं। वे अकादमी में सबसे शक्तिशाली हैं और प्रतियोगिता के परिणाम स्पष्ट रूप से उनकी शिक्षण क्षमता से प्रभावित थे। जब वे उच्च विभाग में थे तो वे समूह से मेल नहीं खाते थे और अन्य शिक्षकों से अलग थलग रहते थे, कभी अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित नहीं करते थे। मुझे लगता है कि वे इन्हीं कुछ प्रतिभाशाली छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यू झेन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी योजना से सहमत हूँ। मैं निदेशक मंडल के लिए प्रस्ताव तैयार करता हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लॉन्ग हिंगशू ने सम्मानपूर्वक कहा। प्रेसिडेंट, मैं अब विदा लेता हूँ। उसके मन में खुशी उमड़ रही थी। अध्यक्ष निश्चित रूप से उसकी प्रभावशाली बातों से प्रभावित हो गए थे और ये मामला अब किसी अनुशासित कार्रवाई के बिना समाप्त हो गया था। उसकी गणनाएं वास्तव में उसे जिम्मेदारी से बचाने के लिए थीं। बेशक उसके मन में इस नई कक्षा को लेकर कुछ आशाएं भी थीं। जब टांग वुलिन अपनी साधना से जागा तो उसने सुबह की पहली रोशनी देखी। शिए अभी तक वापस नहीं आया था क्योंकि वो चिकित्सा कक्ष में उपचार करवा रहा था। झोउ झांगशी और युनशिया अभी भी ध्यान में बैठे थे। कक्षा 5 की लगातार विजयों ने सभी को उकसाया था और अब सभी नए जोश के साथ साधना में जुट गए थे। टांग वुलिन का शरीर एक ऐसी शक्ति से भरा हुआ था कि वो आकाश की ओर मुख करके चिल्लाना चाहता था। पहली मुहर तोड़ने के बाद से ही उसे अपने शरीर के बदलावों को ध्यान से देखने का समय नहीं मिला था। उसने अनजाने में अपने हाथों को देखा। ऊपर से वे पहले जैसे ही दिखते थे, पर वास्तव में उसकी त्वचा और गोरी हो गई थी। छूने पर वो पहले से अधिक लचीली महसूस हो रही थी। उसकी आत्मिक शक्ति कम से कम एक स्तर बढ़ गई थी और मानसिक शक्ति में वृद्धि के कारण अब उस पर उसका नियंत्रण भी कहीं बेहतर था। अंत में टांग वुलिन को यकीन नहीं था कि उसकी शक्ति कितनी बड़ी थी। आखिर उसने पहले कभी स्वयं का इस तरह परीक्षण नहीं किया था। क्या यही है गोल्डन ड्रैगन किंग की पहली मुहर की शक्ति? उसे कल गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति का उपयोग याद आया और वो फिर से उस शक्ति को संचालित करने पर केंद्रित हुआ। तुरंत ही उसके दाहिने हाथ में वही परिचित अनुभूति उभर आई। उत्तल हीरे के आकार के सुनहरी शल्कों की एक परत उसके दाहिने हाथ पर बनने लगी, जैसे कोई कवच। उसी समय उसकी बाह में शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। हालांकि उसका पूरा हाथ अभी गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में परिवर्तित नहीं हुआ था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आभा प्रकट हुई, जबकि टांग वुलिन निरंतर आत्मिक शक्ति और बल को अपनी दाहिनी हथेली में प्रवाहित करता रहा। तभी उसकी हड्डियों में परिवर्तन होने लगा। उसका हाथ थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुआ और उसकी उंगलियों से ड्रैगन के पंजे विकसित होने लगे। अपार शक्ति के साथ साथ उसे एक उग्र आभा भी महसूस हो रही थी। ये पहली मुहर तोड़ने से आने वाला रूपांतरण था। अब उसकी सुनहले शल्कों वाली दाहिनी बाह की शक्ति दुगुनी हो गई थी।
इसके अलावा गोल्डन ड्रैगन क्लॉ इसे 1 गुना और बढ़ा देता है और उसे कुचलने की शक्ति भी देता है। ये वास्तव में शक्तिशाली लग रहा था। अब जब उसने युद्ध के बाहर ये शक्ति जगाई तो वो अपने शरीर में आए प्रमुख बदलावों को महसूस कर पा रहा था। सबसे स्पष्ट परिवर्तन उसकी आत्मिक शक्ति के खर्च में था। वो तेजी से खत्म हो रही थी। केवल कुछ ही सांसों में उसकी शक्ति का 1/3 समाप्त हो गया। वर्तमान गति के अनुसार वो गोल्डन ड्रैगन क्लॉ को केवल 10 सेकंड तक ही बनाए रख सकता था। जैसा उसने सोचा, 10 सेकंड पूरे होते ही कमजोरी की एक लहर आई और उसका हाथ सामान्य हो गया। फिर भी ड्रैगन शल्कों की शक्ति अभी भी बनी रही। उसे अचानक समझ आया, गोल्डन ड्रैगन क्लॉ को बनाए रखने के लिए गोल्डन ड्रैगन किंग की रक्त शक्ति और उसकी आत्मिक शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है, पर शल्कों को केवल रक्त शक्ति की ही आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो मैं कल झांग यांगजी और वांग जिनची को सचमुच किस्मत के सहारे ही हरा पाया था। उस लड़ाई को याद कर उसने समझा कि बाकी दोनों अभी तक अपनी आत्मा संलयन कौशल को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके थे। इसीलिए सही समय पर गोल्डन ड्रैगन क्लॉ का उपयोग कर वो उसे रोक पाया। बोन ड्रैगन किंग भी ड्रैगन रक्तवंश का था, इसीलिए गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने वो दब गया और उसके प्रहारों से दोहरी क्षति झेली। यही कारण था कि वो केवल 2 प्रहारों में जीत सका। दूसरे शब्दों में वो इसीलिए जीत पाया क्योंकि उसकी गोल्डन ड्रैगन किंग रक्तवेरी वांग जिनशी के बोन ड्रैगन किंग पर हावी थी। मैं अभी भी इतना मजबूत नहीं हूँ। यदि मेरा प्रतिद्वंदी कुछ देर लड़ता और समझ जाता कि मैं गोल्डन ड्रैगन क्लॉ अधिक देर तक नहीं चला सकता, तो वो मेरे आक्रमणों से बचते हुए मेरी आत्मिक शक्ति खत्म होने का इंतजार कर सकता था। अपनी इस कठोर आत्म मूल्यांकन के बावजूद टांग वुलिन निराश नहीं हुआ था। अपने पुराने रूप से तुलना करने पर पहली मुहर तोड़ने से उसे काफी लाभ मिला था। उसके शरीर की शक्ति और कुल बल बढ़ा था और शल्क उसके दाहिने हाथ की शक्ति को और बढ़ा देते थे। अब उसके पास गोल्डन ड्रैगन क्लॉ की विस्फोटक शक्ति भी थी। कुल मिलाकर उसके लाभ बुरे नहीं थे। कम से कम अब वो कचरा नहीं कहा जा सकता था। ओ हाँ, गोल्ड लाइट में भी बदलाव आया होगा। इस बात को याद करके टांग वुलिन ने अपनी छोटी आत्मिक आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसकी आत्मिक शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो अपनी मार्शल वूल तक नहीं बुला सकता था। आत्मा संलयन तो दूर की बात है, उसकी वर्तमान साधना अभी भी बहुत कमजोर थी। पहली मुहर तोड़ने से उसकी साधना में कुछ मदद मिली थी, पर वो अभी भी केवल रैंक 13 पर ही था और बाकी लगभग रैंक 20 पर पहुंच चुके थे। उसे डर था कि ये अंतर बस बढ़ता ही जाएगा। मुझे और मेहनत करनी होगी। वो बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसका मन पूरी तरह स्पष्ट था। अपने रूममेट्स को परेशान किए बिना उसने चुपचाप अपना चेहरा धोया, 1 गिलास पानी पिया और दौड़ निकल पड़ा। ये नए दिन की शुरुआत थी और वार्म अप सबसे पहले। वो खेल मैदान के ट्रैक पर चक्कर लगाते हुए चिल्लाया, मैं हवा की तरह हल्का हूँ। वो हमेशा से अच्छा धावक था, पर गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा का एक हिस्सा अवशोषित करने के बाद सामान्य दौड़ अब उसके लिए बहुत धीमी थी। दृश्य उसके पास से सरकते चले जा रहे थे। ठंडी हवा उसके गालों को छूती हुई गुजर रही थी। ये ताजगी उसके शरीर और मन दोनों में एक अनोखी स्वतंत्रता और सुखद अनुभूति भर रही थी। उसी समय उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। टांग वुलिन उस आनंद में इतना डूबा हुआ था कि जब उसने प्रतिक्रिया दी तब तक वो उस व्यक्ति से टकरा चुका था। एक निर्मल आवाज सुनाई दी, सावधान। टांग वुलिन ने महसूस किया कि एक कोमल शक्ति ने उसके शरीर को छुआ, जिससे वो घूमकर रुक गया और उसका सारा गतिज औना बिखर गया। उसका शरीर शक्तिशाली था, इसलिए उसे दौड़ नहीं आई, पर जब वो रुककर उस आकृति को देख पाया, उसके भीतर एक क्षण के लिए हल्का सा झटका सा महसूस हुआ। उसके सामने एक लंबी और पतली लड़की खड़ी थी। टांग वुलिन अपनी उम्र के बच्चों में लंबा माना जाता था, पर वो अभी केवल 10 साल का ही था। सामने खड़ी लड़की 14-15 वर्ष की लगी और किशोरी से युवती बन रही थी। वो गुलाबी ट्रैक सूट में थी जो उसकी दूधिया सफेद त्वचा को उभार रहा था और उसके लंबे नीले बाल पीछे की ओर कंघी से बंधे हुए थे। जूनियर भाई, दौड़ते समय ध्यान रखा करो। लड़की ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हल्की थपकी दी। अरे, तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो। उसने टांग वुलिन की बड़ी लंबी पलकों वाली आंखों की ओर देखा और आश्चर्य से कहा कि उसकी आंखें तो उससे भी बड़ी थी। उसने जिज्ञासा से उसके गालों को खींचा और फिर खिलखिलाते हुए मुड़कर भाग गए। उसकी खींची हुई चुटकी थोड़ी दर्दनाक जरूर थी, लेकिन उसी से टांग वुलिन का मोहभंग टूटा। यह सीनियर बहन कितनी सुंदर है। वो यहाँ दौड़ रही है तो शायद इंटरमीडिएट डिवीजन की ही होगी ना।
जब वो लड़की दूर जाती देखी, टांग वूलन भी तेजी से भागकर उसके पास पहुंच गया। अपनी मजबूत काया की वजह से वो तुरंत ही उसके बराबर आ गया। जूनियर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पीछे मुड़कर पूछा। मेरा नाम टांग वूलन है, मैं पहली कक्षा का छात्र हूँ। और आप सीनियर बहन? उसने उत्सुकता से तुरंत जवाब दिया। उसने ये नहीं बताया कि वो पहले क्लास 5 में था। आखिर क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट जीतकर अब वे क्लास 1 हो गए थे। इतने छोटे हो और पहले से ही इतने शरारती, सीनियर बहन को पटाना चाहते हो? उसने चालाक चमक लिए हुए आंखों से देखा। नहीं। टांग वूलन शर्म से लाल हो गया। हाँ, तुम्हारा शर्माना बहुत प्यारा है। चलो ऐसा करते हैं, हम 10 चक्कर की दौड़ लगाते हैं। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें बताऊंगी। वाक्य पूरा होने से पहले ही लड़की गति बढ़ाकर आगे निकल गई। 10 चक्कर? टांग वूलन ऐसे मुकाबले से कहाँ डरने वाला था। वो तुरंत तेजी से दौड़ पड़ा। लड़की उसे आधा सिर लंबी थी, पूरी तरह एक सधी लचीली युवती की तरह। दौड़ते समय उसके बाल हवा में लहराते और उसके कदमों की ताल में उसकी पतली कमर का मोहब झुकाव दिखता। पूरे अस्तित्व में युवावस्था की चमक थी। यद्यपि टांग वूलन उससे छोटा था, उसकी शारीरिक क्षमता कहीं अधिक थी। वो तेजी से उसके पीछे पीछे चलता रहा। फिर भी उसके मन में अजीब सी चेतावनी बज रही थी, इससे सावधान रहो। इसलिए वो बस उसके पीछे रहते हुए उसकी गति से कदम मिलाता रहा। लड़की की शारीरिक क्षमता भी कम नहीं थी, वो लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसे ही आगे पीछे दौड़ते हुए वे दोनों 10वें चक्कर के अंत तक पहुंच गए। अब सिर्फ 100 मीटर बचते थे। तभी टांग वूलन को अचानक याद आया कि ये तो प्रतिस्पर्धा है। उसने अपने शरीर की विस्फोटक शक्ति को मुक्त किया और उड़ते हुए आगे निकल गया, पूरी 50 मीटर तक। आह! पीछे से दर्दनाक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा ही था कि गुलाबी कपड़ों में धीमी गति से दौड़ती वो लड़की अचानक तेज हवा की तरह आगे निकल गई और फिनिश लाइन की ओर भाग गई। हाँ, छोटे बेवकूफ, तुम तो पूरी तरह फंस गए। उसकी घंटी सी हंसी सुबह की पहली रोशनी में गूंज उठी। वो साफ धोखा खा गया था, पर उस फूल से खिलते मुस्कान को देखकर वो नाराज भी नहीं हो सका। टांग वूलन फिनिश लाइन तक पहुंचा। वो सिर खुजाते हुए बोला, सीनियर बहन बहुत कमाल की हैं। उसके शर्माए चेहरे को देखते ही लड़की की मुस्कान और फैल गई। ठीक है, अब और नहीं छेड़ूंगी। जूनियर भाई, तुम्हारी ताकत अच्छी है, ऐसे ही मेहनत करते रहना। ये कहकर वो हॉस्टल की ओर मुड़ गई और जाते जाते उसे हाथ हिलाकर विदा दी। टांग वूलन उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। दिल में एक अनजानी सी भावना उठी। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या है, बस इतना जानता था कि वो उसे बार बार देखना चाहता है। मेरा नाम ओयांग ज़ीशन है, मैं 5वीं कक्षा क्लास 1 की हूँ। उसकी मधुर आवाज़ हवा में तैर गई। ओयांग ज़ीशन, कितना सुंदर नाम है। घूरना बंद करो, वो सीनियर बहन तो कब की जा चुकी। पीछे से एक परिचित आवाज़ आई। टांग वूलन मुड़ा तो देखा कि शिए मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसके हाथ अब भी पट्टियों में लिपटे थे और उसकी मुस्कान में शरारत की चमक थी। तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ कैसे हैं? वूलन ने पूछा। अब ठीक हूँ, हड्डियाँ जुड़ गई हैं और उपचार भी हो गया है। पूरी तरह ठीक होने में 10 दिन लगेंगे। लेकिन तुम, मैं एक दिन के लिए क्या गया, तुम सीनियर बहनों के पीछे भाग रहे हो? वाह भाई, कमाल। मैं नहीं, वूलन ने जल्दी से सफाई दी। सच में? सीनियर बहन ने तुम्हें अपना नाम तक बता दिया? तुमने कभी ओयांग ज़ीशन का नाम नहीं सुना? नहीं, वूलन ने तुरंत कहा। शिए ने आंखें गोल कर दी। वो हमारी इंटरमीडिएट डिवीजन की सबसे सुंदर लड़की है। अनगिनत सीनियर्स उसके पीछे हैं। वो 5वीं कक्षा में है, हमसे 4 साल बड़ी। छोड़ दो भाई, तुम्हारा चांस नहीं है। टांग वूलन ने भौहें सिकोड़ी। उम्र की बात तुम क्यों कर रहे हो? मैं तो बस उनकी प्रशंसा करता हूँ, बस इतना ही। शिए ने होंठ तिरछे कर दिए। जरूर, हर लड़के के जीवन में एक ऐसी सुंदर सीनियर बहन होती है जिसे वो कभी नहीं भूलता। टांग वूलन इन शब्दों से हिल गया। ओयांग ज़ीशन का नाम उसकी धड़कन में दर्ज हो गया। नाश्ता करके वे कक्षा पहुंचे, जहां बताया गया कि पहली कक्षा के सभी छात्रों को मैदान में एकत्र होना है। शिए के हाथ चोटिल थे, पर वो कक्षा में भाग ले सकता था। सामान्य गंभीर चेहरे के साथ वू झांगकोंग क्लास 5 को लेकर मैदान पहुंचे। अब पहली कक्षा का पूरा ढांचा बदल चुका था। जैसे ही वे मैदान पहुंचे, बाकी कक्षाओं की नजरें उनकी ओर उठ गईं। सबसे ज्यादा टांग वूलन, शिए और गू युए पर, और उनमें से सबसे चमकदार था टांग वूलन। पिछले दिन उसने अंतिम क्षण में असाधारण विजय हासिल की थी और सभी को दंग कर दिया था। क्या हम मशहूर हो गए हैं? गू युए ने धीरे से पूछा। शिए ने उसे घूरा। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, और अगर कोई मशहूर है तो वो वूलन है। सुना है उसी ने हमें विजय दिलाई। और हाँ वूलन, थैंक यू कि तुमने मेरी हालत का बदला लिया। वूलन ने सिर हिलाया।
मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो गलत थे, पर मैं भी सही नहीं था। आखिर सब छात्र ही हैं। गु युए ने तिरस्कार से कहा। एक वुलिन को देखो और फिर खुद को देखो। और हाँ, किसी को बहुत भरोसा था पर कल तुरंत ही नॉकआउट हो गया था। तुम? शिए गुस्से से भर गया। गु युए ने नाक से कोड़कर कहा, क्या चोटिल होकर भी अकड़ दिखाना चाहते हो? तुम तो वैसे भी मुझे नहीं हरा सकते थे। शिए गुस्से से कांपने लगा। उसके हाथ वैसी हालत में थे कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वुलिन उनके झगड़े का आदी था। उसने शिए के कंधे पर हाथ रखा। कल तो बस किस्मत थी, तुम बस आराम करो, फिर साथ मिलकर मेहनत करेंगे। क्लास 5 मैदान में खड़ी हो चुकी थी। वुलिन ने देखा कि झांग यांगजी नहीं आया था। पैर टूटना बड़ी चोट थी। वांग जिंगजी का हाथ टूटा था और पट्टियों में बंधा था। सामने निर्देशक लॉन्ग हेंगशू के साथ स्वयं प्राचार्य यू ज़िन भी खड़े थे। निर्देशक लॉन्ग हेंगशू ने घोषणा की, पहली कक्षा की सभा आज 2 बातों के लिए है। पहली, इस वर्ष की विशेष परिस्थितियों के कारण विजेता क्लास अब क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में आगे भाग नहीं लेगी, पर कक्षाओं की पुनर्व्यवस्था होगी। यानी पुरानी क्लास 5 अब क्लास 1 है और बाकी कक्षाएं उसी अनुसार पुनर्व्यवस्थित होंगी। क्या हम आगे टूर्नामेंट में भाग नहीं सकते? नई क्लास 1 के छात्रों में हड़कंप मच गया। इसका मतलब था कि वे आगे की कक्षाओं को चुनौती देने वाले पुरस्कार से वंचित हो रहे थे। लॉन्ग हेंगशू ने आगे कहा, नए प्रथम वर्ग द्वारा इस टूर्नामेंट में दिखाए गए शानदार प्रदर्शन के मद्देनजर पूरे वर्ग को एक टर्म तक हर दिन पहली खिड़की से एक भोजन दिया जाएगा। इन शब्दों के पढ़ते ही पहले की असंतुष्ट बड़बड़ाहट खुशियों की गूंज में बदल गए। पहली खिड़की क्या थी? वहां सबसे पोषक भोजन मिलता था। स्वाद तो अलग ही, पर उससे मिलने वाले साधना लाभ सबसे अधिक थे। कीमत भी इतनी कि ज्यादातर परिवार अपने बच्चों को वहां से भोजन नहीं दिला सकते थे। एक पूरी टर्म तक पहली खिड़की का भोजन, ये तो बेहद भारी रकम के बराबर था। इसी बात पर वर्ग 2 की अध्यापिका ये यिंग लुओ का चेहरा और भी काला पड़ गया। साफ था कि वो इन घटनाओं से प्रसन्न नहीं थी। शांत हो जाओ, लॉन्ग हेंगशू गरजा। तभी धीरे धीरे शोर थमा। वो फिर बोला, इस साल के प्रथम ग्रेड की उत्कृष्टता को देखते हुए निदेशक मंडल ने एक अध्ययन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। हम प्रथम ग्रेड में एक प्रायोगिक वर्ग स्थापित कर रहे हैं जिसमें पूरे ग्रेड के सर्वश्रेष्ठ छात्र होंगे। इसे अस्थायी रूप से क्लास 0 कहा जाएगा और इसके प्रभारी शिक्षक होंगे वू ज़ांगकोंग। जो छात्र चुने गए हैं वो हैं क्लास 1 से तांग वुलिन, शिए और गु युए, क्लास 2 से झांग यांगजी, वांग जिंगसी और वे शाओफेंग। भविष्य में कोई भी छात्र जो असाधारण प्रतिभा दिखाएगा उसे भी क्लास 0 में शामिल किया जाएगा। क्लास 0? ये क्या बला है? इतिहास में कभी क्लास 0 नहीं बना था। और वो ज़ांगकोंग जैसा शिक्षक उसके प्रभारी, इसका मतलब ही कुछ और था। टांग वुलिन की तिकड़ी और दूसरी ओर वांग जिंगसी और वे शाओफेंग सब हक्के बक्के थे। लगभग एक ही समय पर उनके दृष्टिपथ एक दूसरे से टकराए। वे शाओफेंग की आंखों में नफरत और शत्रुता तैर रही थी, जबकि वांग जिंगसी की नज़र केवल टांग वुलिन पर टिकी थी, कुछ उलझी कुछ अजीब। वू ज़ांगकोंग का चेहरा हमेशा की तरह निर्विकार था, लेकिन सच में उन्हें पिछली रात ही इस योजना की स्वीकृति का संदेश मिल चुका था। लॉन्ग हेंगशू ने घोषणा की, इन 2 घोषणाओं के अतिरिक्त अब दंड भी सुनाया जाएगा। कल की प्रतियोगिता में दोनों टीमों ने अपने साथियों को प्राथमिकता दी, प्रतियोगिता को नहीं, जिसकी वजह से 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए 6 प्रतिभागियों को टूर्नामेंट के इनामों से वंचित किया जाता है। ये दंड और दूसरों के लिए चेतावनी है। इनाम रद्द मतलब जीतकर भी कुछ हासिल नहीं, सिर्फ वर्ग उन्नति। लॉन्ग हेंगशू ने भले कठोर स्वर में कहा, पर वास्तविकता में ये कोई सजा नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? लॉन्ग हेंगशू ने पास खड़े यूझेन की ओर देखते हुए कहा। यूझेन ने सिर हिलाया और स्पष्ट आवाज में बोले, छात्रों, मुझे यकीन है कि आप जानना चाहेंगे कि क्लास 0 क्यों बनाई गई है। इसका कारण यह है कि इन चुने हुए छात्रों ने अपनी उम्र के बच्चों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यदि ये बाकी छात्रों के साथ आगे बढ़ते रहे तो इनकी प्रतिभा दबी रह जाएगी। संक्षेप में, यदि आप भविष्य में चमकना चाहते हैं तो आपको और भी परिश्रम करना होगा। मैं आशा करता हूं कि आगे और छात्र क्लास 0 में शामिल हों और पूर्वी दक्षिण सागर अकादमी के महान प्रतिभा बने। सभा समाप्त।
आप सब अपने अपने कक्षाओं में लौट जाएं। लॉन्ग हेंगशू क्लास 1 के अस्थायी शिक्षक रहेंगे जब तक नया शिक्षक नहीं आता। वू ज़ांगकोंग और क्लास 0 के छात्र यहीं रुके। ईर्ष्या, प्रशंसा, सदमा और पछतावे से भरे पांचों वर्गों के छात्र वापस चले गए। सिर्फ अध्यक्ष और क्लास 0 के छात्र रह गए। बच्चों, इधर आओ, यू झेन ने बुलाया। थोड़ा हिचकिचाकर भी पांचों आगे बढ़े। अध्यक्ष के सामने वे शाओफेंग भी खुलकर शैतानी नहीं करता था, फिर भी दोनों टीमों के बीच का तनाव साफ छलक रहा था। यू झेन ने पांचों को देखा और भौहें कस लीं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग बड़े काबिल हो गए हो, हाँ? क्या थोड़ा आगे बढ़कर तुम खुद को महान समझने लगे? जरा देखो अपने हाल। 5 में से 2 की बाहें टूटी है और एक तो अभी भी टूटी टांग लेकर कक्षा में पड़ा है। पांचों बच्चे अवाक, आते ही डांट की बौछार। यू झेन ने फटकार जारी रखी, क्लास 0 का उद्देश्य मैंने बताया है, तुम्हें आगे बढ़ाना, रोकना नहीं। लेकिन तुम जितने छोटे हो, अहंकार उससे ज्यादा। तुम्हें मेरे सामने ईमानदारी से पेश आना होगा, नहीं तो अकादमी कठोर भी हो सकती है। अगर कल जैसी घटना फिर हुई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। ये मत सोचना कि तालमन ताली होना नियमों से ऊपर होना है। तुम अभी भी कुएं के नीचे से आसमान देखने वाले बच्चे हो। महासंघ में तुमसे भी अधिक तालमन ताली अनगिनत लोग हैं। इस दुनिया में कभी तालमन तालियों की कमी नहीं रही और ना ही कम उम्र में मर जाने वाली तालमन तालियों की। यदि एक तालमन ताली को महान बनना है तो उसे सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक प्रयास करना होगा, समझे? समझ गए, पांचों ने सिर झुकाए कहा। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। उन्होंने कागजों का ढेर निकाला और पांचों को बांट दिया। पांचों ने स्वतः ही कलम पकड़ ली। टांग वूलिन की नजर शीर्ष पर लिखे बड़े शब्द पर गई, अनुबंध। नीचे का सार ये था, फला छात्र स्वेच्छा से पूर्वी दक्षिण सागर अकादमी से अनुबंध करता है और मध्य व उच्च डिवीजन से स्नातक होने तक अकादमी नहीं छोड़ेगा। ये पढ़कर वे पांचों उलझ गए। अब जब क्लास 0 बनी है तो अकादमी तुम पर और अधिक संसाधन लगाएगी। इसी कारण हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम यहीं रहो, कोई और मतलब नहीं है। चलो अब साइन करो। शीशिये ने धीरे से पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या हमें परिवार से पूछना नहीं चाहिए? यू झेन ने पलक झपकाई, बिल्कुल पूछ सकते हो, पर तब तुम क्लास 0 में शामिल नहीं हो पाओगे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं प्रतीक्षा करता रहूं। इतना कहते ही टांग वूलिन तो पहले ही हस्ताक्षर कर चुका था। उसके लिए तो ये अनुबंध कुछ मायने नहीं रखता था। उसे पूर्वी दक्षिण सागर अकादमी के अलावा किसी और स्थान का ज्ञान ही कहाँ था। संसाधन मिल रहे थे, उसके लिए ये वरदान था। गो युए ने भी लगभग उसी समय हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें देखकर शीशिये ने भी कोई सवाल नहीं किया। दूसरी ओर वांग जिंगसी ने भी हस्ताक्षर कर दिए। सिर्फ वेई शाओफेंग हिचकिचा रहा था। अध्यक्ष महोदय, बिना परिवार से पूछे हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। शायद भविष्य में मेरा कबीला मुझे बेहतर अकादमी भेजना चाहे। यू झेन ने सिर हिलाया, तुम्हारी आकांक्षा अच्छी है, तुम वापस क्लास 2 में चले जाओ। इतना कहकर उन्होंने अनुबंध उसके हाथ से खींच लिया और जाने का संकेत दिया। वे शाओफेंग कुछ देर ठिठका, फिर झुककर प्रणाम किया और चला गया। उसके जाते ही यू झेन का कड़ा चेहरा फूल की तरह मुलायम पड़ गया। उनकी ये चेहरा परिवर्तन कला देखकर चारों बच्चे स्तब्ध। ठीक है, अब जब तुमने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो तुम अकादमी के श्रेष्ठ छात्र हो। हम वे शाओफेंग के निर्णय का सम्मान करते हैं, पर मुझे विश्वास है आज का उसका निर्णय उसे भविष्य में पछताएगा। हमारी ये पूर्वी दक्षिण सागर अकादमी भले पूरे महाद्वीप में ऊपर ना गिनी जाए, पर इस विशाल शहर की एकमात्र मध्य स्तरीय सोल मास्टर अकादमी है। जब हम अपने सारे संसाधन तुम पर लगाएंगे तो मुझे कहो, क्या श्रेक अकादमी भी तुमसे प्रतिस्पर्धा कर पाएगी? ये शब्द सुनकर चारों को अपने हस्ताक्षरों पर थोड़ी संतुष्टि हुई। दूर खड़े वू ज़ांगकोंग की मुंह के कोने में हल्की सी हरकत हुई, जैसे किसी ने उनके भीतर छिपा व्यंग का तार छेड़ दिया हो।